स्टूडेंट्स, कल अभिक्रिया मध्यवर्ती के क्रम में कार्बेनियन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि कार्बेनियन जो होता है उसमें सेंट्रल कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है और उसके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 सिग्मा बंध से वो बंधा हुआ होता है और उसकी जो आकृति है वो ट्राइगोनल पिरामिडल अमोनिया की तरह होती है। अब कार्बेनियन कैसे बनते हैं, किन अभिक्रियाओं में कार्बेनियन मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। तो देखो कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया यदि हो, जैसे कार्बन और किसी और एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पर यदि कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अभिक्रिया करे तो वो क्या करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बंध है वो इस प्रकार से टूटे कि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के वो किसके पास रह जाए, कार्बन के पास रह जाए। तो फिर वो बनने वाली जो स्पीशीज है वो कार्बेनियन बनती है। ये एक टाइप है जिसमें कार्बेनियन बनती है। जैसे कि आप देखें हमारे पास ये कार्बोक्सिलेट आयन है और यहाँ पर ये इस प्रकार से कार्बेनियन बन जाती है। और आप देखें और उदाहरण ट्रिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ट्रिटिल क्लोराइड और सोडियम और Hb की उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है इसमें तो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बेनियन बनती है। तो ये अभिक्रिया है जिसमें कार्बन किसी एक ऐसे परमाणु या समूह से जुड़ा है जो कि जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के कार्बन के पास आते हैं, तो कार्बेनियन बनता है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है मेथड इसकी वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का निष्कासन या प्रोटॉन का निकलना, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। जैसे इस प्रकार से कोई कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मान लीजिए, एसिटाइलडिहाइड है और कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी उपस्थित है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ये आपने पहले पढ़ा होगा कि जो ये कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है, जैसे ये है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखता हूँ एसिटाइलडिहाइड की। इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये एसिटाइलडिहाइड है और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से फिर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इस ओर रहेगा, जिससे कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो कैसे हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। क्योंकि केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर खींचे हुए रहेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे। तो लूजली बॉन्डेड का मतलब है इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस यदि उपस्थित है जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो क्या करता है, इसको इजीली यहाँ से इस प्रोटॉन का निष्कासन कर सकता है। इनको एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, ये अम्लीय हाइड्रोजन कहलाते हैं, क्योंकि ये H+ के रूप में निकल जाते हैं, H+ के रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये H+ के रूप में है। ये बताने के लिए तो H+ का निकलना यानी कैसा है, अम्लीय हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से ये अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन है और इससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन वो कैसे हैं, अम्लीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये अम्लीय हाइड्रोजन है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो इसको क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना लेता है और जो रिमेनिंग यहाँ बनता है वो क्या होता है,
कार्बेनियन। तो ये कार्बेनियन बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अधिकांश अभिक्रियाएं कुछ ऐसी हैं जो कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन होती है, जिसमें संघनन होता है। संघनन अभिक्रिया उसे कहते हैं जहां दो अणु आपस में क्या होता है, संघनित हो जाए और एक बड़ा अणु बनता है। कंडेंस्ड होके एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बनता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने की जो विधि है कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाती है। तो यहाँ पर ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में व्यवहार करते हैं। क्योंकि कार्बेनियन में कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव है और इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इनके नेगेटिव चार्ज पर। तो ये कैसे है, ये यार न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये कहाँ जाएंगे, किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएंगे जिसके पॉजिटिव चार्ज है, उस पे ये आसानी से बंध बना लेते हैं। तो ये एक और मेथड है। इस प्रकार से भी ये हाइड्रोजन कैसा है, अम्लीय हाइड्रोजन है। और यहाँ पर यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इस प्रकार से पर एक और कार्बेनियन बन जाता है। तो ये कार्बेनियन मध्यवर्ती के रूप में इस प्रकार से इन अभिक्रियाओं में बनते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें। मैंने कल ही आपको बताया था कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ये दोनों एक अपोजिट वर्ड है। अगर किसी स्पीशीज की रिएक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है, अधिक क्रियाशील है इसका मतलब वो कम स्थायी होगा। तो इनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो है उसको यदि हम देखना चाहें तो जनरली क्या है, कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज होने से क्या होता है कि ये कैसा व्यवहार करता है, ये नाभिक स्नेही है। कैसा है ये, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, नाभिक स्नेहिकता डिपेंड करती है इस डिग्री ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज के अंदर ज्यादा है, डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, ऋण आवेश जो है उसके आधिक्य पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कोई बढ़ा दे, नेगेटिव चार्ज यदि बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। ये इसको अपन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से देखें। जनरल में आपको बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी का क्या प्रभाव होगा, तो मैं आपको बता रहा था कि कार्बन की जो रिएक्टिविटी है कार्बेनियन की वो डिपेंड करती है नेगेटिव चार्ज पे। तो नेगेटिव चार्ज में यदि डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, कम हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ देता हूँ कि -I प्रभाव वाला कोई समूह है, इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, इस कार्बन से कोई ऐसा समूह जुड़ जाए जिसका प्रभाव कैसा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। तो कार्बन से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे, उस ग्रुप की तरफ चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा। तो अब जो है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, कम होने से यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी जो इसकी डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, कल भी मैंने आपको बताया Cl, NO2, CHO, ये सभी ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। और इसलिए यदि ये ग्रुप में यहाँ है तो वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को जो है बढ़ाएंगे, रिएक्टिविटी को कम करेंगे। इसी प्रकार से ऐसा ग्रुप है जिसका कैसा प्रभाव है, +I प्रभाव है। +I प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ऑलरेडी है और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी ग्रुप की उपस्थित होने पर, और जब उपस्थिति होने पर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ जाते हैं, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, इनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ जाएगी और डिक्रीज इन स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी जो है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने वाला कोई नहीं है, उसको डिस्पर्स करने वाला नहीं है, नेगेटिव चार्ज को कम करने वाला अगर कोई ग्रुप उपस्थित नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 है, लाइक दैट। इस प्रकार से ये समूह क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। एक फैक्टर तो मैंने आपको ये बताया, वो है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। कल मैंने आपको बताया था कि कार्ब एनायन कैसे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं। तो इसका स्टेबिलिटी जो है, प्राइमरी कार्ब एनायन जो है स्टेबल है, सेट, और इस प्रकार से इसको एथिल बाद में, और देन सेकेंडरी एंड लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन कौन सा है, वो है आपका टर्शियरी। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसका जो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। क्यों, ऐसा क्या कारण है, वो भी इंडक्टिव इफेक्ट से हम बता सकते हैं कि जैसे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें ये प्लस आई प्रभाव है, एक एल्किल समूह है, क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पे दो एल्किल समूह है, प्लस आई समूह दो है, ये भी क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। यहाँ पर टर्शियरी में 3 एल्किल ग्रुप उपस्थित हैं जो कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा रहे हैं, और इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो ये दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है इस प्रकार से घटती है। एक रेजोनेंस एनोनाल वो यदि उपस्थित है, रेजोनेंस यदि है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। तो जिन जिन कार्ब एनायन के अंदर अनुनाद संभव है, जिन जिन कार्ब एनायन के अंदर क्या हो, रेजोनेंस पॉसिबल हो, अनुनाद हो, वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कॉन्जुगेशन है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, ये एक कार्ब एनायन है और यहाँ पर चूंकि ये देखो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड और ये ऋण आवेश, तो यहाँ क्या है, इस ऋण आवेश में और इस डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है, केवल एक सिंगल बॉन्ड जो है वो उसको सेपरेट कर रहा है। तो फिर इस प्रकार से हम इसको एक और संरचना बता सकते हैं जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है एक बार तो कार्बन पे रहता है, दूसरी बार किस पे रहेगा, ऑक्सीजन पे रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ समय के लिए कार्बन से डिस्पर्सन ऑफ द नेगेटिव चार्ज जो है पॉसिबल है, और जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू द रेजोनेंस हियर इज द possible structures are two, there are two resonating structure of this compound, so stability increases. Similarly, here in the case of this benzyl carbonyl, आप देखें इसमें कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये वलय है, बेंजीन रिंग है, और इसमें तो ऑलरेडी तीनों डबल बॉन्ड कैसे हैं, रेजोनेंस में है, वी कैन से कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है और इस प्रकार से इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन से हट जाता है, और इस प्रकार से 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होने से dispersion of negative charge is possible, so here stability increases, stability बढ़ जाएगी। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज केवल एक बार है, ये 4 इसकी संयोजकता है, चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये पॉसिबल हुआ है कॉन्जुगेशन के कारण, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताया, दूसरा जो है रेजोनेंस भी जो है स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। एस कैरेक्टर हम जानते हैं हाइब्रिड यदि होता है उसके अंदर एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर जो है कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल
इसमें कार्बन sp3 संकरण में होता है, स्टेबल है। यहाँ पर ये sp2 संकरण अवस्था में है, ये कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आप देखें कि 25% है इसके अंदर, और यहाँ पर कितना है 33% है। और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड यदि है, फिर ये s की संतुलित अवस्था में 50%। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्ट्रक्चर के बारे में और स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बोनियम के बारे की स्टेबिलिटी। अब कार्बोनियम मैंने चूंकि आपको बताया कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, एक नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। नाभिक स्नेह होने से क्या हो जाएगा, ये कहा जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस प्रकार से हम इसको एक बेस भी कह सकते हैं, लुईस बेस की तरह भी काम करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोनियम की मैं आपको यहाँ बताता हूँ। reactions of कार्बोनियम। तो कार्बोनियम जैसे यहाँ पर आप देखें सिंपल ये कार्बोक्सिलेट आयन है, तो इसमें से कार्बोनियम कौन सा मिला आपको R+ CO2। तो ये चूंकि क्या है R- कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, तो किसी इलेक्ट्रोफाइल से ये अभिक्रिया करके बॉन्ड बना लेता है, एक यौगिक बना लेता है। तो रिएक्शन विद द इलेक्ट्रोफाइल, पहले अभिक्रिया कार्बोनियम की कौन सी है, नाभिक स्नेही की इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ बंध बनाना। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल यदि है अवेलेबल तो उसके साथ ही अभिक्रिया करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इसके अंदर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जैसा कि हमने बताया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और कौन सी अभिक्रिया देता है ये, कंडेंसेशन रिएक्शन। संघनन अभिक्रियाओं में ये नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। संघनन अभिक्रियाएं संघनन अभिक्रिया में होती है जिनमें दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको भी बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपने सुनी होगी जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसी बहुत सारी कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं जिसमें ये मध्यवर्ती के रूप में बनता है एल्डोल संघनन, ये आपने सुना होगा। तो ये एल्डोल संघनन जो अभिक्रिया है इसमें बड़ा अणु बनता है, दो एल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, नाभिक स्नेही के रूप में कार्बोनियम जो है उपस्थित होता है। तो ये एल्डोल नाम इसलिए रखा है कि जो एक अणु बनता है, जो बड़ा अणु बनता है उसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, OH भी है और CHO भी है। तो CHO होने से तो एल्डिहाइड हो गया, OH होने से एल्कोहल हो गया, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एल्डोल। तो ये कैसे होती है अभिक्रिया, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर CH3CHO एसिटाइलडिहाइड, मैंने भी आपको बताया यहाँ पर यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस यदि उपस्थित है तो यहाँ पर एक कार्बोनियम का निर्माण हो सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही। हमारे पास एक दूसरा अणु है एल्डिहाइड, तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपके मध्यवर्ती के रूप में बना है जिसको हम कहते हैं कार्बोनियम नाभिक स्नेह, वो या नाभिक स्नेह के रूप में काम करके कहाँ जुड़ जाएगा, जो पॉजिटिव कार्बन है उससे ये जुड़ जाता है। और इस प्रकार से आप देखें नेगेटिव चार्ज किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया और ये बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ये नाभिक स्नेही है, कार्बोनियम है, ये इससे बंध बना लेता है और इस प्रकार से दो एल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और लास्ट में फिर क्या होता है, इसको एल्डोल कहते हैं। ये एल्डोल कहलाता है। क्यों कहते हैं एल्डोल, मैंने आपको बताया इसमें क्या है, OH भी है और CHO भी है। तो इस प्रकार से ये कार्बोनियम एक नाभिक स्नेही के रूप में काम करके बड़े अणु बनाने में काम आता है, संघनन अभिक्रियाओं में ये काम आता है। तो ये कार्बोनियम और कार्बोनियम आयन
दो मध्यवर्ती के बारे में अपने आज पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम आपको फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रेट और एराइन, ये चार और जो है इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये सभी इंटरमीडिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये अल्टरनेट ईयर में और पूछते हैं, या तो स्ट्रक्चर के बारे में इनको पूछ लो, या इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लो, या इनके रिएक्शन के बारे में जरूर पूछते हैं। आज तक के इतना ही। ओके, गुड लक, बाय बाय।